हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। और बच्चों, क्लास 9th में हम लोग एग्जाम में कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जिनकी आने की संभावना है, कौन से व्हाई डू वी फॉल इल, इस चैप्टर से कौन कौन से प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वो इसी तैयारी को हम आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, वाई डू वी फॉल इल चैप्टर से कितने संभावित प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि क्वेश्चंस जो हैं वो ट्विस्ट करके एग्जामिनर पूछता है ना। कभी कभी क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे तौर पे नहीं पूछे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे घुमा के पूछ लिया जाता है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो जानते हुए भी कॉन्सेप्ट जवाब नहीं दे पाते। तो कुछ हम ये क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे व्हाट आर द बॉडीज डिफेंसेस अगेंस्ट डिजीजेस, या शरीर के अंदर कौन कौन से रक्षात्मक तरीके हैं जिससे रोगों से बचता है शरीर। द बॉडी हैज 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, 3 रक्षा के लिए 3 तरीके हैं शरीर के पास। नंबर 1 पे आता है स्किन। स्किन जो आपकी त्वचा होती है और वो बाहरी पैथोजेंस से डायरेक्ट संपर्क नहीं होने देती इंटरनल बॉडी का आपके। दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। मान लीजिए पहुंच भी जाए अंदर कोई पैथोजन तो उस आपके ब्लड के अंदर 3 प्रकार की आप सबको पता है कि लाल रुधिर कणिकाओं से मिलकर के, श्वेत रुधिर कणिकाओं से मिलकर के और प्लेटलेट्स से मिलकर के, प्लाज्मा से मिलकर के आपका ब्लड बनता है। तो उसमें जो WBCs प्रेजेंट होती हैं वो शरीर से रोगों से लड़ने में हेल्प करती हैं। और तीसरा एंटीबॉडीज, वो भी आपका रक्षात्मक आवरण है जिसमें एंटीजेंस एंड लिम्फोसाइट्स जो हैं वो आते हैं। Name the disease that can be caused by certain types of bacteria, protozoa and viruses. So diarrhea is the disease that can be caused by certain types of bacteria, protozoa and viruses. 1 नंबर के क्वेश्चन में 1 लाइन, 2 लाइन लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन लिख सकते हैं। What are congenital diseases? Give 2 examples. 2 उदाहरण पूछ रहे हैं congenital diseases के। Congenital diseases refer to disease or abnormalities present since birth. यानी कि ऐसे रोग जो जन्मजात होते हैं उनको congenital diseases कहते हैं। It may be due to gene mutations or environmental factors. वो या तो जीन उत्प्रेरण के कारण या पर्यावरण की इश्यूज के कारण हो सकते हैं। और एग्जाम्पल है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर साइंस ऑफ अ डिजीज मोर इम्पोर्टेंट देन इट्स सिम्टम्स। साइंस ऑफ अ डिजीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन सिम्टम्स बिकॉज science provide informations about the possibility of the disease while symptoms are just indicators that there is some abnormality in the body. यानी कि संकेत जो हैं वो लक्षणों से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि लक्षण जब आप बीमार हो जाते हैं तब वो आपकी बॉडी शो करती है और संकेत जो है वो पता लगता है कि कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन सी डिजीज के होने की संभावना है, ये इससे पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर कंसीडर्ड टू बी द प्राइमरी कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर इनिशियली, हु वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। बुक में है ये, जिसमें स्क्वायर बॉक्स में ये वाला दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। ये एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब आप पढ़ रहे हैं बुक को तो बुक में जो स्क्वायर्स में इंफॉर्मेशन दी हुई हैं उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये नहीं समझेंगे कि कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने तो कुछ और नहीं आएगा। ये जो इंफॉर्मेशन है ये ब्लॉक में ही, स्क्वायर के अंदर ही लिखी हुई, चौखाने के अंदर ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। The lifestyle of a person was primarily considered to be the causative agent or reason behind this disease. जो इस रोग के पीछे का जो मेन कारण जाना गया है वो प्राथमिक कारण जो है
वो लोगों की लाइफ स्टाइल या किसी व्यक्ति की जीवनचर्या हो सकती है। नाम था बैरी मार्शल, नाम था बैरी मार्शल एंड रॉबिन वॉरेन। इन दो लोगों ने मिल करके डिस्कवर किया था दैट द एरिया ऑफ पेप्टिक अल्सर कंटेन्ड मैनी स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, जिससे पेप्टिक अल्सर जो है वो हो जाता है। क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीजेस, मतलब रोगों से प्रिवेंट करने के क्या उपाय हैं, किस तरीके से हम रोगों से बच सकते हैं। आंसर में लिखेंगे देयर आर टू वेज, इसके दो तरीके हैं, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक टू ईच डिजीज। एक सामान्य तरीका और दूसरा विशेष तरीका किसी भी रोग के लिए। द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू माइक्रोब्स। एक सामान्य तरीका है किसी भी रोग से बचने का कि जो रोगजनक है सूक्ष्म जीव, उनसे उनके एक्सपोजर से बचा जाए। और स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन डील्स स्पेसिफिकली विद ईच टाइप ऑफ डिजीज, यानी स्पेसिफिक तरीका है किसी भी रोग से बचने के लिए कि उससे अलग अलग तरीके के जो डिजीज के पैथोजेंस हैं उनसे अलग अलग बचा जा सके। उसका सबसे एक अच्छा तरीका है वैक्सीनेशन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट दीज टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इन सब रोगों से बचने के लिए टीकाकरण जो है वो सबसे ज्यादा पैमाने पर अपनाया जाने वाला उपाय है। ठीक है, रोगों से बचने के दो तरीकों में एक तो है कि रोग कारक के एक्सपोजर से बचा जा सके और दूसरा टीकाकरण उसका सबसे बेहतरीन उपाय है जो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा अपनाया जाता है। विच एमंगस्ट द टू डिजीजेस एक्यूट और क्रोनिक हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन, एक्सप्लेन गिविंग अ सुटेबल एग्जाम्पल। क्रोनिक और एक्यूट डिजीजेज में किस तरह से इफेक्ट डालता है, एडवर्स इफेक्ट किस तरह से विपरीत प्रभाव डालता है स्वास्थ्य पे किसी व्यक्ति के, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्रोनिक डिजीजेज लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो इट इज मोर हार्मफुल देन एक्यूट डिजीज। लिख सकते हैं कि दीर्घकालिक रोग जो है वो लंबे समय तक रहता है, इसलिए वो आपका एक्यूट डिजीज से ज्यादा हानिकारक होता है। जैसे साधारण सर्दी जुकाम बुखार और कैंसर, दोनों में से कौन सा ज्यादा हानिकारक है, जैसे ही आप एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कफ एंड कोल्ड आर एक्यूट डिजीजेस। कफ और कोल्ड सामान्य तौर पे सर्दी और जुकाम जो है वो आपका एक्यूट डिजीज के कैटेगरी में आता है, while tuberculosis is chronic and affects health badly। और जो टीबी नाम की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरियल डिजीज है, ये जो है आपके स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। How does our body carry out various functions? How does our body carry out various functions? All the cells in our body are grouped separately into tissues। सभी हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग ऊतकों के ग्रुप में होती हैं। These tissues make up into physiological systems or organ systems that carry out various body functions। ये ऊतक अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग तंत्रों के लिए अलग अलग फंक्शंस के लिए बनाए जाते हैं। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स हैज स्पेसिफिक ऑर्गन्स। हर एक ऑर्गन सिस्टम का एक विशेष ऑर्गन होता है, अंग होता है, एंड इट्स पार्ट्स एंड ईच हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन। और सबका एक अलग से पर्टिकुलर कार्य भी होता है। क्वेश्चन है, mention two factors on which severity of disease manifestation depends। severity of disease manifestation depends upon the following factors। किसी भी रोग की गंभीरता को कौन से कारक हैं जिससे हम पता लगाएंगे। तो severity of disease manifestation depends upon the following factors। निम्नलिखित कारणों के द्वारा, कारकों के द्वारा हम किसी भी रोग की गंभीरता को पता लगा सकते हैं, जिस पर वो निर्भर करती है रोग की गंभीरता। ए, नंबर ऑफ माइक्रोब्स अटैच्ड टू द बॉडी, यानी कि कितने सूक्ष्म जीव हैं जो शरीर में एंटर कर चुके हैं
या कितने उसमें हो चुके हैं इम्यून सिस्टम ऑफ द इंडिविजुअल, और आपका प्रतिरक्षा तंत्र, किसी भी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र। दो फैक्टर्स हैं जिससे आप डिजीज की सीवियरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई माइक्रोब ने आपके शरीर में प्रवेश ही किया है तो माइक्रोब्स की संख्या कम होगी, यानी कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाया, और इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है उस व्यक्ति का, ये दोनों निर्भर करते हैं। इन दोनों कारकों पर किसी भी रोग की गंभीरता जो है वो निर्भर करती है। स्टेट एनी टू वेज बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड। दो ऐसे तरीकों के बारे में पूछा जा रहा है जिससे किसी भी संक्रामक रोग को कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय, संक्रामक रोगों को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो निम्नलिखित है। नंबर 1 इज बाय मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन लाइक वॉशिंग हैंड्स बिफोर एवरी मील, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रख के किसी भी संक्रामक रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे हर बार खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। संक्रामक रोगों से बचने का एक तरीका ये भी हो सकता है, अवॉइड गोइंग टू ओवर क्राउडेड प्लेसेस, अत्यंत भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचना चाहिए। और तीसरा है बाय यूज ऑफ वैक्सीनेशन, यानी टीकाकरण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तीनों जो नियम हैं ये प्रॉपर इस समय पे जो विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं उसमें ये लागू होते हैं। इन तीनों नियमों पे ध्यान देना चाहिए, टीकाकरण का सही तरीके से इस्तेमाल, और भीड़ भरे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, और हमेशा कुछ भी खाने पीने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। कुछ तरीके हैं जिससे संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर? क्यों सावधानी जरूरी है? व्हाई इज प्रिवेंशन बेटर देन क्योर? क्यों किसी रोग के इलाज से ज्यादा जरूरी है कि उसका बचाव किया जाए, सावधानी बरती जाए? प्रिकॉशन क्यों जरूरी है क्योर से? यानी रोग बीमारी में अगर रोग बीमारी की दवाई करने से ज्यादा अच्छा है कि उससे बचाव कर लिया जाए। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस which one has to face while dealing with an infectious disease। अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रामक रोग से ग्रसित है तो उसको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। The first is that once someone has a disease, पहली बात तो ये कि अगर किसी को कोई रोग है, their body functions are damaged and may never recover completely, तो उसका बॉडी फंक्शन जो है वो डैमेज हो जाता है और कभी भी 100% कंप्लीट रिकवरी नहीं होती। द सेकेंड, कब? जब कोई इन्फेक्शियस डिजीज होती है तब की ये बात हो रही है। द सेकेंड इज दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। दूसरा ये कि क्यों प्रिवेंशन अच्छा है क्योर के मुकाबले, क्योंकि ट्रीटमेंट, किसी भी रोग का जो इलाज है वो एक अच्छा खासा टाइम लेता है, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time even if we give them proper treatment। यानी कि सेकेंड बात यह है कि किसी भी रोग का इलाज जो है वो एक अच्छा खासा टाइम लेता है, और अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है तो उसको कुछ टाइम के लिए तो अवश्य ही बिस्तर पे रहना पड़ता है, चाहे हम उसको सही तरीके का इलाज ही उसका क्यों ना चल रहा हो। तीसरा रीजन ये है, द थर्ड रीजन इज दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू अदर पीपल। यानी कि अगर कोई संक्रामक रोग किसी को है तो वो एक स्रोत बन जाता है कि उससे इन्फेक्शन जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
फैल सकता है ना। तो ये 3 ऐसे कारण हैं जिसके कारण से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये लाइन जो है वो साबित होती है। डिफरेंशिएट कॉन्जेनाइटल डिजीजेस फ्रॉम एक्वायर्ड वंस। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस और एक्वायर्ड डिजीजेस में क्या अंतर है उसके बीच में, तो आप इसमें इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं जहां पे कॉन्जेनाइटल के बारे में 2 पॉइंट्स लिख दिए आपने और एक्वायर्ड के बारे में 2 पॉइंट्स लिख दिए। और ये तरीका भी हो सकता है कि आप कॉन्जेनाइटल लिखें, एक्वायर्ड लिखें और बीच में आप मार्जिन दे दें और 2 पॉइंट्स जो हैं वो लिख दें, जैसे अंतर लिखते हैं। कॉन्जेनाइटल डिजीजेस के बारे में लिखेंगे, दीज अकर सिंस फ्रॉम बर्थ। कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब ये आपकी जन्मजात समस्या होती है, आपके जन्म के समय से ही आपके साथ होती है। दूसरा है बी, दीज आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये माता पिता के द्वारा संतानों में ट्रांसफर हो जाती है। एक्वायर्ड ये क्या होती है? ए, इट अकर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन एंड नॉट फ्रॉम द बर्थ। ये किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन काल में हो सकती है जो जन्म से ही नहीं होती है। बी, इट डज नॉट गेट इनहेरिटेड, इट अकर्स ड्यू टू पैथोजेंस और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कॉमा, हार्मोनल इम्बैलेंस और ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ द टिश्यूज। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है और ये रोग कारक के कारण होती है या किसी पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकती है या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकती है या ऊतकों की डिजेनरेशन के कारण हो सकती है। यानी अगर ऊतक क्षतिग्रस्त हो तो भी ये एक्वायर्ड डिजीजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इन्फेक्शियस एजेंट्स? संक्रामक एजेंट्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स, और उनके नाम पूछे गए हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, which spread the disease from one person to another is called infectious agents. ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करते हैं संक्रामक एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। द डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स आर, विभिन्न प्रकार के संक्रामक एजेंट्स हैं, संक्रामक कारक हैं। नाम उनके लिखेंगे, वायरसेस, वायरसेस के कारण संक्रामक रोग फैलते हैं तो वायरसेस इनका कारण है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इनका कारण है। विभिन्न प्रकार के कवक, फंगी इनका कारण है। विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोन्स, एक कोशिकीय जीव जो हैं वो भी इनका कारण है संक्रामक रोगों का। और मल्टी सेलुलर वर्म्स, ये भी संक्रामक रोगों का कारण है, कारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोगों के बीच अंतर बताइए। ठीक है, तो प्रॉपर अंतर बताओ में जिस तरीके से आप लिखते हैं वैसे लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे आप इन्फेक्शियस डिजीजेस और दूसरी तरफ लिखेंगे आप नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस में फिर बीच में मार्जिन देंगे और इन्फेक्शियस डिजीजेस के नीचे लिखेंगे, संक्रामक रोगों के नीचे लिखेंगे, इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस और ट्रांसमिसिबल डिजीजेस एज they can spread from infected person to healthy person। पहले क्या लिखेंगे, infectious diseases, और इधर लिखेंगे गैर संक्रामक रोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, और इधर लिखेंगे संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे संक्रामक रोगों में infectious diseases are also called कम्युनिकेबल डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम संक्रामक रोग भी कहते हैं और या फैलने वाले रोग भी कहते हैं या
ट्रांसमिसिबल डिजीजेस एज दे कैन स्प्रेड, या इसको हम ट्रांसमिसिबल डिजीज भी करते हैं क्योंकि ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाती है। ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाती है। कॉज्ड बाय पैथोजेंस, और पैथोजेंस के नाम भी लिखेंगे। ये रोग कारकों के कारण होती है, जैसे कि कॉमा ब्रैकेट में डालेंगे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोअन्स और वर्म्स। यानी कि रोग कारक जो हैं उसमें वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, और वर्म्स यानी कि आपका गोल कृमि भी हो सकता है, टेप वर्म भी हो सकता है, तो वर्म्स लिखेंगे। इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट और थ्रू मीडियम। इन्फेक्शन या तो सीधे संपर्क के कारण हो सकता है या किसी मीडियम के कारण हो सकता है। आप संक्रामक रोगों को समझने के लिए आप अगर कोविड को एग्जाम्पल लेते हैं तो वो आपको कोविड कैसे हो सकता है, या तो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आप आए जिसको कोविड डिटेक्ट हुआ हो, या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जो कोविड संक्रमित व्यक्ति से मिला हो। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी संक्रामक रोग जो है वो फैल सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस आर, इन्फेक्शियस डिजीजेस के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि कोल्ड्स, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स जिसको हम चेचक के नाम से भी जानते हैं, हर्प्स एंड मीजल्स। ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज में लिखेंगे बच्चों, गैर संक्रामक रोगों के कॉलम में लिखेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज भी कहते हैं, एज दे डू नॉट पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, क्योंकि गैर संक्रामक रोग जो हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होते हैं, रोगी व्यक्ति से साधारण व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं। कॉज्ड बाय फैक्टर्स सच एज जेनेटिक्स, तो अगर एक रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं तो क्या तरीके हैं, आपका अनुवांशिकी के कारण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहले से ही आ गए उसके कारण हो सकते हैं, एनवायरमेंट के कारण, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के कारण हो सकते हैं, एंड लाइफ स्टाइल यानी कि जीवन जीने की शैली, जीवन शैली के कारण भी आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो पनप सकती हैं, जैसे आपका डायबिटीज है, आपका थायराइड है, आपका कैंसर है, ये जो है आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन इज नॉट ट्रांसमिटेड, इसमें जो संक्रमण है वो स्थानांतरित नहीं होता है किसी भी तरीके से थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट और मीडियम। इसमें संक्रमण किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट से, सीधे संपर्क से या इनडायरेक्ट संपर्क के कारण फैलता नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर, कुछ गैर संक्रामक रोगों के निम्नलिखित उदाहरण हैं, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो आपको जेनेटिकली मिलता है, हीमोफीलिया, ये भी आपको जेनेटिक तौर पे, आनुवांशिक तौर पे इससे आप ग्रसित हो सकते हैं। स्किन कैंसर, स्किन में पाया जाने वाला कैंसर, या कैंसर तो अलग अलग बहुत प्रकार का होता है, आपका स्किन कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लड का कैंसर, आपका बोन मैरो का कैंसर। तो कैंसर जो है ये गैर संक्रामक रोगों की कैटेगरी में है और ये आपको मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होता है, ठीक है, और
कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी हार्ट से जुड़े हुए डिजीजेज जो हैं वो भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोगों के बीच अंतर पूछा जाए तो प्रॉपर आप खाना बनाएंगे, प्रॉपर आप बीच में एक मार्जिन देंगे, एक तरफ लिखेंगे संक्रामक रोग और दूसरी तरफ लिखेंगे गैर संक्रामक रोग, और उसके बाद जितने पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आपको मार्क्स जो है अच्छे भी मिलेंगे और सही भी मिलेंगे। इस तरीके से ब्लॉक्स में बना के अगर प्रॉपर तरीके से आप आंसर लिखते हैं तो मार्क्स मिलने की जो संभावना है वो अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीजेज एंड क्रोनिक डिजीजेज। एक्यूट डिजीजेज और क्रोनिक डिजीजेज में अंतर, निम्नलिखित अंतर है, उसको इस तरीके से हम लिखेंगे। बीच में हमने मार्जिन दिया है ना, इधर की तरफ एक्यूट डिजीजेज के बारे में लिख देंगे और इस ब्लॉक में आप क्रोनिक डिजीजेज के बारे में लिख देंगे। एक्यूट डिजीजेज में क्या है, सिम्टम्स लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूट डिजीजेज में लक्षण जो है एक छोटे समय अवधि में ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोनिक डिजीजेज में लिखेंगे नंबर 1, सिम्टम्स परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड मे लास्ट लाइफ टाइम। क्रोनिक डिजीजेज में लक्षण जो है वो एक लंबे समय तक आपको दिखाई पड़ते हैं और हो सकता है वो पूरे जीवन तक ही आपको दिखाई पड़ते रहें। एक्यूट डिजीजेज में हम लिखेंगे जनरली सडन ऑनसेट ऑफ डिजीज और इंजरी, सामान्यतया अचानक होने वाला कोई इंजरी या रोग। और क्रोनिक डिजीज में लिखेंगे डिजीज डेवलप स्लोली एंड ग्रेजुअली, इसमें रोग जो है वो बहुत धीमे रफ्तार से बढ़ता है। एक्यूट डिजीजेस में लिखेंगे पेशेंट में रिकवर फास्ट एंड इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स, इसमें रोगी तेजी से ठीक हो सकता है और लक्षणों से मुक्त हो सकता है। और क्रोनिक डिजीजेस में लिखेंगे दीर्घकालिक रोगों के बारे में लिखेंगे कि पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली, रोगी जो है वो पूर्ण रूप से रिकवर नहीं हो पाता है। इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू गेट रिलीफ, इसमें आराम पाने के लिए एक लंबे समय तक इलाज की जरूरत होती है। एक्यूट डिजीजेस जो अचानक हो जाते हैं ज्यादा सिम्टम्स के साथ, कोई जरूरी नहीं कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन करना ही पड़े। मे नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अस्पताल में भर्ती करना कोई उसकी नितांत आवश्यकता नहीं है, पर किसी दीर्घकालिक रोग में मे रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड लॉन्गर ट्रीटमेंट, हो सकता है इसमें व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करना पड़े और एक लंबे समय तक इलाज करवाना पड़े। ठीक है, एक्यूट डिजीजेस की कैटेगरी में एग्जाम्पल लिखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल लिखेंगे हम कोल्ड, सोर थ्रोट, इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा, यानी कि उदाहरण स्वरूप हम लिखेंगे जुकाम, गले की खराश और इन्फ्लुएंजा आदि। क्रोनिक डिजीज की कैटेगरी में एग्जाम्पल में हम लिखेंगे टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, कॉमा डायबिटीज, कॉमा हार्ट डिजीजेस, कॉमा आर्थराइटिस। लिखेंगे ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, कॉमा डायबिटीज, कॉमा हृदय के रोग, कॉमा आर्थराइटिस। ये किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? क्रोनिक डिजीजेस की कैटेगरी में आ जाते हैं या दीर्घकालिक रोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अंतर लिख रहे हैं, अंतर जो हम समझ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर से आ सकता है। संक्रामक रोगों और गैर संक्रामक रोगों के बीच क्या अंतर है वो बताइए।
एक्यूट डिजीजेस और क्रोनिक डिजीजेस के बीच में क्या अंतर है वो बताइए। और broadly classified disease into two groups, giving two examples for each of them, या difference between communicable and non communicable diseases। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे communicable diseases यानी कि संक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि गैर संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिजीजेस में लिखेंगे communicable diseases refer to disease that can pass from one person to another। संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं। गैर संक्रामक रोगों के नीचे पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अकर इन वन पर्सन एंड कैनॉट बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। गैर संक्रामक रोग में एक व्यक्ति रोग को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं करता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस में दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस आर आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी कहते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम क्रोनिक डिजीजेस भी कह सकते हैं। ठीक है, communicable diseases are more likely to be acute, which means the disease is developed quickly। communicable diseases का मतलब कि वो ऐसे रोगों से है जिसके सिम्टम्स अचानक ही बहुत तेजी से फैल जाते हैं और वो आपका communicable disease जो है acute diseases की कैटेगरी में आती हैं। गैर संक्रामक रोग tend to be chronic, वो दीर्घकालिक हो सकते हैं, which means they last a long time and progress slowly, जो आपको बहुत लंबे समय तक चलते हैं और धीरे धीरे उनके लक्षण जो है वो दिखाई पड़ते हैं। जनरली इन्वॉल्व्स द लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो जनरली जो हम ये कह सकते हैं जो इकोनॉमिक ग्रुप है, जो हमारा समाज का ढांचा है, उसमें लोअर ग्रुप में ये बहुत तेजी से फैलते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं ये एफ्लुएंट क्लास के लोगों को ज्यादा होते हैं, यानी कि ये ऐसे लोगों को ज्यादा होते हैं जिनकी जीवन शैली जो है वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं, जो बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत का काम नहीं करते नहीं है, कर सकते तो हैं पर करते नहीं है। कम्युनिकेबल डिजीजेज में आप लिख सकते हैं व्हीकल्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड द वेक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन द स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी कि संक्रमण किस तरीके से फैल रहा है वो एक मेन रोल अदा करता है डिजीज के फैलने में। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नीचे लिखेंगे डाइटरी हैबिट्स, खाने पीने की आदतों, एनवायरनमेंट पर्यावरण एंड जीवन शैली लाइफ स्टाइल प्ले अ रोल इन द कॉजेशन ऑफ दिस डिजीजेस। गैर संक्रामक रोगों के अंदर खाने पीने की आदतों, पर्यावरण और जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण रोल है। अब कम्युनिकेबल डिजीज में एग्जांपल्स लिख लेंगे कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। जो आपका फैलने वाले रोग हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, वो है आपका सामान्य सर्दी जुकाम, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में उदाहरण स्वरूप डायबिटीज, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर और स्कर्वी। बच्चों इसी तरीके से हम एग्जाम के हिसाब से अच्छे से तैयारी करते चलेंगे। आज की कक्षा में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।